नमस्कार बच्चों। हमने आपका जो अध्याय नंबर 8 था वो प्रश्नों सहित पीछे वाले वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे और ये अध्याय आपके भौतिक विज्ञान या फिर कहें तो फिजिक्स से संबंधित रहेगा। सभी को पता भी होगा, आने वाली 1 तारीख 9वें महीने के 1 सितंबर को आपका जो विद्यालय है वो काफ़ी दिनों के बाद ओपन होने जा रहा है। तो ये एक अध्याय और हो जाएगा हमारा ऑनलाइन। उसके बाद जो शेष रहेगा हम स्कूल के अंदर ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। तो इस अध्याय की बात करेंगे जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस अध्याय का नाम जो है वो आपको दिख रहा है। अध्याय नंबर 11 है और अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। प्यारे बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस अध्याय में मानव नेत्र के बारे में तो पढ़े ही पढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो भी मानव नेत्र रहने वाला है। मानव नेत्र पर मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा बताया हुआ है। आपके जितना दिया हुआ है उतना ही हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। मानव नेत्र को सचित्र समझाइए। देखिए, शुरुआत में भी आपके इसका डायग्राम दे रखा है। ये आपके मानव नेत्र होता है। क्या होता है? मानव नेत्र। देखिए, नेत्र सभी जीवों के अंदर देखने का ही काम करते हैं, मतलब वस्तु को दिखाने का ही काम करते हैं। लेकिन अगर उनकी संरचना की बात करें तो वो अलग अलग हो सकती है। तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र के बाद में चैप्टर का क्या नाम है? रंग बिरंगा संसार। हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न रंगों में देखते हैं, उसका क्या कारण होता है, किस प्रकार से वो हमें दिखाई देती हैं, उन सब मेथड की बात हम इस अध्याय के अंत तक करेंगे। इस अध्याय के इस प्रथम भाग में, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये प्रथम भाग रहेगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानव नेत्र की। प्यारे बच्चों, ह्यूमन आई की बात करें, मानव नेत्र की बात करते हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, मानव नेत्र जो है वो एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ज्ञानेंद्रिय इंद्रियों की बात करें तो अगर हम स्वेंदी अंगों की बात करें, वही हैं ज्ञानेंद्रियाँ। स्वेंदी अंगों की बात करें तो वो हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है। स्वेंदी अंग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं नेत्र ही ले लेता हूँ। नेत्र है, कान है, आँख है, सॉरी आँख तो आ गई है, नेत्र, कान, नाक है और जीभ है और त्वचा है। तो नेत्र की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का स्वेंदी अंग होता है, जिसका कार्य क्या होता है? हमें वस्तुओं को दिखाना। ठीक है, उन जो वस्तु किस आकार की है, कैसी है, उसको बतलाना ही क्या कहलाता है, जो है नेत्र का कार्य होता है। बात करते हैं, हमें यह अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को दिखाने योग्य बनाता है। सभी जानते हो आप लोग, बिना नेत्र के हम कुछ भी नहीं हैं। और बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो नेत्रहीन हैं, जो जन्मजात भी हो सकते हैं, जन्म के बाद किसी दुर्घटनावश भी अंधे हो सकते हैं। तो नेत्रों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन्हीं की वजह से हम लोग पूरे संसार को देख पाते हैं। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, ये नेत्र जो है गोलक में स्थित होते हैं। गोलक नाम की संरचना होती है, उसके अंदर ये स्थित रहते हैं। इस नेत्र गोलक का देखिए, ये पूरा गोल नहीं होता है। ये अभी अभी आपको दिखा, देखिए ये पूरा नेत्र गोलक ही है। क्या है? पूरा जो है वो नेत्र गोलक ही है। इसके अंदर जो है वो स्थित रहता है, लेकिन ये पूर्णतः गोल जो है वो नहीं होता है।
इसके अगर व्यास की हम लोग बात करते हैं तो वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें मानव नेत्र के विभिन्न अंग व उनके कार्य, देखिए मैं साथ में आपको नेत्र बताता जाऊंगा, साथ में नेत्र में वो अंग कहाँ स्थित होते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम लोग श्वेत मंडल या फिर इसे कोर्निया बोला जाता है उसकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, श्वेत मंडल या कोर्निया की जब बात करते हैं तो यह नेत्र के अगर भाग, अगर का मतलब होता है आगे वाला भाग, अगर का क्या मतलब होता है? आगे वाला भाग होता है और ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अपवर्तन नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ये कोई पृष्ठ है, इस पे सूर्य के प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और यही क्या होता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या कहलाएगा? ये आपतित किरण आएगी और ये वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है या उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उस क्रिया को अपवर्तन बोला जाता है। जबकि परावर्तन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है? परावर्तन। लेकिन प्रकाश किरणें जो हैं वो कॉर्निया भाग के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या होती हैं? अपवर्तित होती हैं। अब बात कर लेते हैं ये है कहाँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये आँख है जिसका डायग्राम आपको अपनी कॉपी में सुंदर सा बनाना है। देखिए इसमें बात करते हैं तो ये भाग आपको दिख रहा है, आगे का भाग, ये पारदर्शी भाग होता है। इस भाग को क्या बोला जाता है? श्वेत मंडल या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? कॉर्निया बोल सकते हो। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में अगले अंग की बात करते हैं, लेंस, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, अवतल या उत्तल, तो आपका जवाब क्या रहेगा? उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। ध्यान रखना, अवतल लेंस के अंदर मैंने बताया था ये क्या करता है? अपसारित करता है, इसलिए अपसारी बोलते हैं इसको। उत्तल अभिसारित करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? अभिसारी बोला जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। अभिसारित करता है, ये एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ होता है। जेलीवत लिख लेना इसको, ठीक है ना। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। भाई लेंस क्या करेगा? आँख के सामने रखी हुई वस्तु को फोकसित करने का काम जो है वो करता है। अब बात कर लेते हैं कहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो है अंडाकार आकृति आपको दिख रही है, ये क्या होता है? लेंस होता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले भाग की, परितारिका। परितारिका, इसे आइरिस भी बोला जाता है, लिख लेना साथ में, आइरिस। कॉर्निया के पीछे घेरे पेश ये डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। सातवें में कार्य भी आपको बता रहा हूँ, पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये देखिए, ये आपकी परितारिका है। यहाँ पे ये कॉर्निया भाग था, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो भाग आपको दिख रहा है ये परितारिका होती है। अगले भाग की बात करते हैं, पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे परितारिका के आगे पुतली होती है, ठीक है। रेटिना, ये महत्वपूर्ण भाग होता है, इसका ध्यान रखना आप लोग, रेटिना का। तो ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या पर पाई जाती हैं और प्रदीप्त का मतलब रोशनी होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा
विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं और ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है? दृष्टि पटल कहलाता है, या रेटिना बोल सकते हो। ये दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं, यहाँ पे प्रकाश आता है। आने के बाद में ये जो है सूचना इन दृक् तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ तक पहुँच जाती हैं? ब्रेन को पहुँच जाती हैं। कहाँ पहुँच जाती हैं? ब्रेन को पहुँच जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग दूर बिंदु की। देखिए, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र बिंदु का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्यतः नेत्र के लिए अनंत दूरी पर होता है। जहाँ तक हम लास्ट तक देख सकते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु 2 किलोमीटर दूर रखी हुई है, उसको हम साफ देख रहे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर के आगे की वस्तु को हम लोग नहीं देख पा रहे, तो वो दूर बिंदु होगा। निकट बिंदु वह होगा, अर्थात वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, बिना तनाव के, और ये 25 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए, दे भी रखा है आगे, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। 25 सेंटीमीटर दूरी, वह दूरी जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब हम लोग 25 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए, जिससे हमारी आंखों पे तनाव नहीं आएगा। लेकिन जब हम धीरे धीरे उसको पास में लाते हैं, तो पास में लाने पर क्या होगा? आंखों में तनाव बढ़ेगा और हमें साफ दिखाई नहीं देगा। तो निकटतम बिंदु वह होगा जिस पर हमें क्या होगा? साफ दिखाई देगा। किसी भी सामान्य दृष्टि के कारण वैश्य के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। जब हम पढ़ाई करते हैं, सामने किताब होती है, तो वो लगभग कितने सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर जो है गैप हमारा होना चाहिए। इससे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं, तो इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किसकी बात की? नेत्र की संरचना की बात की, और दूर और निकट बिंदु के साथ में बात की। कल वाले वीडियो के अंदर हम समझन क्षमता जो है उसकी बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अध्याय जो है हमने शुरुआत की है, इसका पार्ट नंबर 1 जो है आपकी यही रहेगा, ठीक है। 2 नंबर पार्ट में हम समझन क्षमता की बात जो है वो करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।